YDSE यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट नाम लिखेंगे इसका। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट थोड़ा समझते हैं क्या था। इन्होंने क्या किया, ये आपसे पहले क्या समझते थे कि जो लाइट है वो पार्टिकल फॉर्म में चलती है। लाइट किस फॉर्म में चलती है? पार्टिकल फॉर्म में चलती है, ठीक है। अच्छा, इन्होंने ही थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन किया, इन्होंने प्रूफ करके दिखा दिया। आपसे पहले प्रूफ ही नहीं होके दे रहा था कि वो वेव फॉर्म में है या पार्टिकल फॉर्म में है। उन्होंने आके अपनी थ्योरी वगैरह दी, लेकिन वो ऐसा कुछ प्रूफ नहीं निकल के आया जो हम एक्सपेरिमेंटली देख सके, ताकि वो दिख सके कि हाँ भैया वेव फॉर्म में चल रही है, ठीक है। तो किसने दिया था? हाइगन्स थ्योरी आई थी, ठीक है। उन्होंने भी बस ऐसे ही ऊपर ऊपर अजम्पशन दिया था कि हाँ भैया ये ऐसा है वैसा है, ऐसे एक वेव चल रही होगी, ये हो रहा होगा वो हो रहा होगा, ठीक है। और वो अपने अपने जो हर एक पॉइंट है वो एक रिसोर्स की तरीके से काम कर रहा होगा और वो लाइट को इमिट कर रहा होगा, ठीक है, और वेव फॉर्म में चल रही होगी। लेकिन कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं आया था। पहले साइंटिस्ट थे यंग्स, ठीक है। इन्होंने क्या किया? डबल स्लिट, ठीक है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, ध्यान से सुनना। इन्होंने बताया कि बेटा एक ये लो, एक ऐसे ऐसे, मतलब एक कोई कार्डबोर्ड लो, कोई कार्डबोर्ड ले लो, उसमें दो पास पास, दो बहुत पास पास, ठीक है, और बहुत बारीक बारीक, ठीक है, स्लिट्स बना दो, ब्लेड से कट कर दो उसको, ठीक है। एक पेज ले लो, पेज ऐसा हो जो डार्क कलर का हो, ताकि वो बाकी लाइट्स को निकलने ना दे होता, ठीक है, एब्जॉर्ब कर ले, ठीक। तो मैंने कार्डबोर्ड लिया, कार्डबोर्ड में इस जगह पर दो ऐसे ऐसे कट लगा दिए। कार्डबोर्ड है, एक कट ऐसे और एक कट ऐसे। लेकिन इन्होंने बताया कि इनकी जो डिस्टेंस है वो बहुत कम होनी चाहिए, मिलीमीटर्स में होनी चाहिए, ठीक है, मिलीमीटर्स में। यानी ये जो दोनों होल्स हैं, जो दोनों स्लिट्स हैं, वो बहुत ज्यादा पास पास होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, दो स्लिट्स हो गई, यानी अब इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि यहाँ पर एक लाइट सोर्स रखो, एस लाइट सोर्स रखा, इससे लाइट इमिट हुई, निकली। हमने एक लेंस लगा लिया यहाँ पर, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक, कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस लगाने से क्या होगा, ये रे ऐसे जाएगी और रे को ये पैरेलल कर देगा, करेक्ट है। लेंस का सिर्फ इतना ही काम है, ये रे को पैरेलल कर देगा, यहाँ से ऐसे ऐसे, ऐसे वाली को ऐसे। अभी सारा का सारा जो बीम आ रहा है, पूरा का पूरा जो रे आ रही है, वो कैसी आ रही है? पैरेलल रे आ रही है, ठीक। तो इन्होंने क्या होता है कि आप यहाँ पर एक स्क्रीन लगाओ, यहाँ पर क्या लगाओ? स्क्रीन लगाओ, जिस पर दिखेगी चीजें, कलर्स वगैरह दिखेंगी। अच्छा, इन्होंने बोला यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को आप डी डिस्टेंस पर रख लो, और ये इसके रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा होनी चाहिए, यानी ये मिलीमीटर्स में, ये 2-3 मीटर पे। तो जो होल्स हैं, जो स्लिट्स हैं, वो बहुत ज्यादा पास पास होनी चाहिए, और ये जो पर्दा लगाया गया है, ठीक है, स्क्रीन जो लगाई है, ये थोड़ा 2-3 मीटर पे होनी चाहिए, 1-2 मीटर, ठीक है, मीटर प्लस। अब सुनो, हाँ, ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ये तो कन्वर्जन होता है ना? हाँ, कन्वर्ट करते हैं। तो ये पैरेलल क्यों है? तो ऐसे फोकस पे रखी, अगर मान लेते हैं इसके फोकस पे यहाँ पर रख दिया इनको, तो पैरेलल नहीं कर देगा इसको, कन्वर्जन को डाइवर्ट कर देगा। हाँ? तो अगर इसके फोकस में रखेंगे तो इस तरीके से फोकस से आ रही है, उनको पैरेलल कर देगा, ठीक है। सुनो, अब अगर ये पार्टिकल फॉर्म में होती, अगर ये रेस पार्टिकल फॉर्म में होती, तो यहाँ से जो रोशनी निकल कर जा रही है, वो रोशनी सिर्फ इतने पार्ट पर यहाँ उजाला करती, और यहाँ से रोशनी सिर्फ इतने पार्ट पर उजाला करती। ऐसे ही तो होता। लेकिन इन्होंने क्या देखा? इन्होंने कुछ और देखा यहाँ पर, कि उजाला कुछ ऐसा नहीं था। इस पर जो रोशनी आ रही थी, इस पर रोशनी में फ्रिंजेस बन गई। फ्रिंज क्या होती है? अलग अलग पट्टियां होती हैं, ठीक है, व्हाइट कलर और डार्क कलर, व्हाइट डार्क, इस तरीके से। यानी एग्जैक्ट बीच में, एक बात बताओ, एग्जैक्ट बीच में कोई रोशनी होनी चाहिए थी? नहीं होनी चाहिए थी। आप, मैं उसको नहीं बोल रहा, आप ऐसा समझ रहे हो कि स्प्लिट होकर यहाँ पर उजाला हो गया, वो उजाला नहीं। इस स्क्रीन पर मेन उजाला कहीं आएगा, मतलब हल्का हल्का उजाला नहीं। इन्होंने क्या देखा? इन्होंने देखा कि इस जगह पर एकदम ब्राइट लाइट, एकदम रोशनी, है ना। अच्छा, और इतनी जगह पर यहाँ पर एकदम डार्क कलर, फिर यहाँ ब्राइट लाइट, ठीक है, फिर डार्क कलर, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, इस तरीके से पट्टियां बन गई। सेम ऊपर की साइड में भी, यहाँ ब्राइट है तो यहाँ इतना पोर्शन नीचे वाला ये डार्क रह गया, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, इस तरीके से।
इनको क्या बोलते हैं? फ्रिंजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रिंजेस। ठीक है, सबसे ज्यादा जो चमकीला पार्ट था ये बीच वाला पार्ट था। सबसे ज्यादा जो हाईली चमकीला था वो कौन था? बीच वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। तो इन्होंने बताया कि देखो अगर ये पार्टिकल फॉर्म में चलती, अगर ये पार्टिकल फॉर्म में चलती तो रोशनी सिर्फ उतने पार्ट पर जाती और यहाँ से इतने पार्ट पर जाती और बीच वाला जो पार्ट था वो कैसा होता? अंधेरे में होता। इन्होंने बताया कि रे जो है वो किस तरीके से चलती है? वेव फॉर्म में। कैसे चलती है? वेव फॉर्म में। जब यहाँ से निकलेगी तो इस तरीके से ऐसे ऐसे वेव्स चारों तरफ निकलेंगी यहाँ से। करेक्ट है? पार्टिकल होती है वैसे निकलती है। पार्टिकल होती है तो सीधे निकलते पार्टिकल्स। पार्टिकल सीधे जाते क्योंकि पहला ला रहे हैं तो उसी तरीके से जाते सीधे। पार्टिकल सीधे नहीं जाती, वेव क्यों नहीं आ रही? पार्टिकल वेव्स चारों तरफ फैलती है। अगर ये इस तरीके से आ रहे हैं तो यहाँ से निकलने के बाद सीधे जाते हैं यहाँ से, पार्टिकल होते तो। और वेव्स जो होती है, वेव किसी भी सोर्स से निकलने के बाद चारों तरफ फैलती है। ठीक है, क्योंकि पहले ला रहे हैं। ठीक है, और सुनो दूसरी चीज ये है कि कल हम दो टाइप की एक पढ़ा था, जब रे सेम पोजीशन में आकर मिल रही थी, है ना, और जब रे ऑपोजिट डायरेक्शन में आकर मिल रही थी, है ना। जब सेम जगह पर आकर मिलती थी उसको क्या बोलते थे? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना। और जो ऑपोजिट में मिलती थी तो डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव का मतलब रे इतने ही ऐसे ऐसे आई, दूसरी भी रे ऐसे ही आई और किसी जगह पर मिली तो इसी ऐसे ही मिली, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव, सेम फेज। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव क्या होता है? एक ऐसे आ रही है रे, ठीक है, दूसरी वाली जो मिली है वो कुछ ऐसे आ रही है, ऐसे, ये ऐसे आ रही है। ये वाली जो होती है ये हाई ब्राइटनेस तैयार करती है, इसको बोलते हैं मैक्सिमा। मैक्सिमा ब्राइट कलर। एक होता है मिनिमा। मिनिमा किसको बोलते हैं? यहाँ पर डार्क कलर होता है। इसका मतलब यहाँ पर ये जो हो जाएगा ये मैक्सिमा हो जाएगा, ये जो हो जाएगा मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा। दो वेव जब दोनों अपने ऊपर भी ऐसे होगा मैक्सिमम, ऊपर भी ऐसे होगा, दो ऊपर वाले फेज में जाती है, वहां पे आके मिले तो ब्राइट, तो ब्राइट। और और एक ऑपोजिट फेज में जाकर मिलती है एक ऊपर एक नीचे, तो डार्क। डार्क, डार्क मतलब मिनिमा, और दोनों नीचे, दोनों नीचे मतलब वही है, दोनों नीचे तो भी ब्राइट। सेम फेज में मिले तो ब्राइट, सेम फेज में मिले तो ब्राइट। ठीक है, अब इतने तक क्लियर है? ठीक है, आप समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब एक बात बताओ कि कौन वैक्स था? ठीक है, सुनना जा, एक बात बताओ, जब दोनों वेव्स यहाँ से चलेंगी तो यहाँ से मान लेते हैं ऐसे बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में, तो क्या इनके रास्ते में कोई पाथ डिफरेंस होगा? नहीं पाथ डिफरेंस समझते हो? नहीं होगा ना पाथ डिफरेंस नहीं होगा। रास्ते में। पाथ डिफरेंस नहीं होगा। पाथ डिफरेंस मतलब रास्ते में डिफरेंस। अरे जितनी डिस्टेंस ये डबल करेगा उतनी डिस्टेंस ये डबल करेगा, सेम डिस्टेंस डबल करेगा। बात क्लियर है? ठीक है, तो इन दोनों के बीच पाथ डिफरेंस कितना होगा? पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा? 0। क्लियर है? पाथ डिफरेंस 0 हो जाएगा। अच्छा सर, हमने फेज की बात की थी, फेज इक्वल होता है क्या था? 2 पाई बाई लैम्डा, लैम्डा अपॉन 2 पाई था, लैम्डा अपॉन 2 पाई, लैम्डा अपॉन 2 पाई नहीं 2 पाई अपॉन लैम्डा था। एक बार चेक करो। ठीक है, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, ये तो था। अगर हम डेल्टा एक्स को 0 रखते हैं, ये क्या था वैसे? फेज डिफरेंस था, फेज डिफरेंस है ना, फेज डिफरेंस। अगर मैं इसको 0 रख दूंगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी फेज डिफरेंस 0। और कल तुम्हें बताया था कि अगर दोनों का फेज डिफरेंस 0 हो, अगर दोनों का फेज डिफरेंस 0 हो तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। यस सर। कैसा होता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी इस जगह पर इस वाले ये वाला जो स्पॉट है यहाँ पर मैक्सिमा बनेगा। दोनों लाइट, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 0 है, पाथ डिफरेंस 0 है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? मैक्सिमा बन जाएगा। थोड़ा थोड़ा क्लियर है? ठीक है, अच्छा इसके बाद यहाँ पास में कोई डार्क बनेगी, कोई ब्राइट बनेगी, कोई डार्क बनेगी, कोई ब्राइट बनेगी। ठीक है, तो ये अभी यहाँ से अभी रुक जाओगे, यहाँ से मत लिखना, ठीक फिलहाल समझो। हमारा जो डेरिवेशन स्टार्ट होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है कि मान लेते हैं कहाँ, इस जगह पर ये वाला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को मैं कुछ मान लेता हूँ, यहाँ पर सी मान लें,
इसको S1 पॉइंट, इसको S2 पॉइंट मान लेते हैं। इस जगह पर कोई पॉइंट है जहां पर एक मैक्सिमम मिल रहा है, ठीक है, पांचवा छठा मैक्सिमम, ठीक है। मैं पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बीच से कितनी दूरी पर वो मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है, या मिनिमम मिलेगा। अब सुना अगला, यहाँ से कोई रे गई होगी इस तरीके से, यहाँ पहुंची, यहाँ से भी गई होगी, है ना, तो यहाँ से जाएगी इस तरीके से, ऐसे यहाँ मिलेगी, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 22 है। इस पॉइंट को मैं P बोल देता हूँ, ये P पॉइंट है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इस तरीके से ऐसे ऐसे जोड़ूं तो यहाँ से कुछ ऐसे लाइन बना सकता हूँ। देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या बराबर होंगी? बिल्कुल अब बराबर होंगी। लेकिन ये वाली जो लेंथ है, ये वाली जो चीज है, ये कितना ज्यादा चल रही है, इतना ही तो पाथ डिफरेंस है इनका, है ना। यहाँ से यहाँ तक तो दोनों बराबर है, पाथ डिफरेंस कितना है? इतना। पाथ डिफरेंस पे डिपेंड करता है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्लियर है? अब सुनना, मैंने क्या किया, इस वाली लाइन को बीच में से डॉटेड करके ऐसे मिलाया इसको, ठीक है, सही है। अच्छा एक काम करो, यहाँ पर ऐसे मिला दिया। ये क्या था? क्या चीज? डॉटेड क्यों करके मिलाया था आपने? डॉटेड मतलब ये रियल लाइन नहीं है ना, रे तो रियल में ऐसे जा रही है, रे रियल में ऐसे जा रही है, ये वाली रे है डॉटेड लाइन बस बीच में से मिलाने के लिए, मुझे कुछ एंगल वगैरह चाहिए यहाँ से, सही। अब सुनना जरा, देखो ये वाला एंगल मैंने थीटा माना है, ये वाला एंगल थीटा का, है। एक बात बताओ, देखो जब ये स्क्रीन बहुत दूर होती है, सोच के देखो, इस जगह पर दो बहुत छोटे छोटे होल्स हो रहे हैं, इस जगह पर बहुत छोटे छोटे होल्स हो रहे हैं और पर्दा वहां लगा हुआ है, पर्दे में छोटी जगह पर क्या बना हुआ है? वो फ्रिंजेस बनी हुई है। अगर इतनी वहां से अगर इसको देखोगे ना, दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट लगेंगे, क्योंकि स्लिट्स इतनी पास हैं मिलीमीटर्स में, तो वो उस जगह से अगर यहाँ देखोगे ना तो दोनों स्लिट्स ऐसी लगेंगी एक ही पास है। दूसरी चीज ये है कि इस जगह से जो रे जा रही है, थोड़ी सी ऊपर और थोड़ी सी नीचे जाने पर फर्क नहीं महसूस होगा। एक फ्रिंज ऊपर जाए एक फ्रिंज नीचे जाए, उससे फर्क महसूस नहीं होगा, ऐसा लगेगा दोनों रे कैसी आ रही है, पैरेलल रे आ रही है। बात कर ले रहे, क्योंकि रीजन क्या है, इसका डिस्टेंस बहुत ज्यादा है स्मॉल डी से। कैपिटल डी जो है, ये वाली जो डी है स्मॉल डी से बहुत ज्यादा है, इसलिए ये वाली जो रे लगेंगी ऐसी लगेंगी पैरेलल ले जा रही है। तो कुछ ऐसी लगेगी जैसे ऐसे जाना और ऐसे जाना बात से है, ऐसे जाना करीब करीब से है, बीच वाली रे और इससे हल्का सा उठ के जाना बिल्कुल सेम लगेगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से इसके पहले एक रे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, डॉटेड बनाया। ये बताओ ये वाला एंगल कितना थीटा हो सकता है? अगर इस तरीके से एक यहाँ बनना है, एक यहाँ बनना है, अगर ये थीटा है, ये दोनों रे पैरेलल है, तो ये थीटा तो ये थीटा हो जाएगा। हाँ नहीं नहीं, चलो देखो बस बताओ, ये स्क्वायर है, ठीक है। अगर मैंने इस तरीके से एक लाइन बनाई, एक लाइन इस तरीके से बनाई, ठीक है, तो ये वाला जितना एंगल होगा क्या उतना ये वाला भी एंगल हो जाएगा। ये तो हो जाएगा, ऊपर वाली लाइन तुमने पर पैरेलल रखी है, इसी लाइन के साथ मैंने एक लाइन बनाई है ऐसे। अच्छा इसके पहले हाँ है तो सर ये सही है ना, ठीक है। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये करीब करीब लाइन कैसे हैं? पैरेलल। और ये यहाँ देखो ऐसे बन रही है, यहाँ से बन रही है, तो ये थीटा तो ये भी थीटा हो जाएगा। हाँ सही है। अच्छा ये पूरा एंगल कितना होगा? 90। तो अगर ये थीटा है तो ये कितना बचा? 90 अंदर वाला एंगल 90 माइनस थीटा। सही है। अच्छा ये क्योंकि परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, 90 बनेगा। ये वाला परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री होगा। तो इस वाले ट्रायंगल में गौर से देखो, इस वाले ट्रायंगल S1 S2 और M बोल दो इसको, S1 S2 M। इस वाले एंगल ये 90 माइनस थीटा, ये वाला 90, तो ये कितना हो गया? क्या? थीटा ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये कितना हो गया? ये थीटा थीटा। मैं कल भी तो किया था, एक्स है ना? एंगल से है ना? निकाला था ना, ठीक है। चलो तो देखो ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, तो ये कितना हो जाएगा? थीटा। अब थोड़ी देर के लिए इसको हटा दो, काम चलाने के लिए निकाला था बस, ठीक है। ये वाला एंगल थीटा है इस वाले ट्रायंगल में, और ये वाला एंगल थीटा है इस वाले ट्रायंगल में, ठीक है। कोई दिक्कत है? नहीं है ना? ठीक है। अब सुनो मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ से इसको निकालना चाह रहा हूँ, ये वाली लंबाई मैं साइन थीटा निकालूंगा। क्या निकालूंगा? साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा होता है P अपॉन H। साइन थीटा क्या होता है? P अपॉन H। तो P देखो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर, तो H2 M बोल दो इसको,
S2m, ठीक है, अपॉन साइन थीटा होता है P अपॉन H, H कहाँ होगा 90 के सामने वाली साइड, ये S1 S2 यानी D, मैं S1 S2 लिख रहा हूँ अभी। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ सर, साइन थीटा इक्वल, ये पाथ डिफरेंस है ना, तो यहाँ से यहाँ तक डेल्टा एक्स लिख सकता हूँ। पाथ डिफरेंस को डेल्टा एक्स से दिखाते आ रहे हैं, यस सर। लिख लें। तो सर S2m की जगह मैं डेल्टा एक्स लिख दूं, और S1 S2 कितना है D। कोई डाउट है यहाँ तक दिक्कत है कुछ नहीं ना? चल मैं डेल्टा एक्स की जगह इधर लिया हूँ, इसको इधर लिया हूँ, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ। डेल्टा एक्स इक्वल हो जाएगा D साइन थीटा, हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, आगे तक जरूरत पड़ेगी इसकी। बस नहीं अभी तक क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट है नहीं है ना? ठीक है, क्योंकि एंगल बहुत ज्यादा छोटे हैं, क्योंकि एंगल बहुत ज्यादा छोटे, इतनी दूर में बहुत मिनिमल सा चेंज करना पड़ेगा तभी दूसरी वाली फ्रेंच आ जाएगी। एंगल बहुत ज्यादा छोटे, तो मैंने तुम्हें शुरुआत से बताता आ रहा हूं कि सर टेन थीटा साइन थीटा थीटा लिख दिया जाता है, सारी वैल्यूज बराबर होती है, टेन थीटा साइन थीटा और थीटा इक्वल माना जा सकता है। इसका मतलब ये है कि सर साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी टेन थीटा के। रीजन क्या लिखोगे? रीजन लिखोगे बिकॉज द एंगल आर टू वेरी वेरी स्मॉल, द एंगल्स आर वेरी स्मॉल, एंगल बहुत ज्यादा छोटे हैं, इसी वजह से सर साइन थीटा जो होगा वो किसके बराबर होगा? टेन थीटा के बराबर। सही है, क्या मैं टेन थीटा निकाल लूं? लिखेंगे इन ट्राइंगल, कौन से वाले ट्राइंगल में? यहाँ निकालूंगा मैं टेन थीटा, यहाँ इस वाले में ट्राइंगल कौन सा, इसको नाम लिख दूं कुछ, इसका नाम क्या लिख दूं? इसका नाम ए लिख दूं, ट्राइंगल ए सी पी है ना, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए सी पी, ए सी पी, ए सी पी ए पी सी, ठीक है चलो इतना क्लियर है। इस वाले ट्राइंगल में थीटा यहाँ रखा हुआ है, तो मैं टेन थीटा निकालूंगा, टेन थीटा, टेन क्या होता है? पी अपॉन बी, टेन क्या होता है? पी अपॉन बी, पी क्या परपेंडिकुलर ये है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर एरिया पी सी, अपॉन बेस क्या है? बेस है सर यहाँ से यहाँ तक ए सी, वही हो जाएगा ना पीसी, तो बिल्कुल वही लिखेंगे, ठीक है। तो सर मैं पीसी को वाई लिख सकता हूँ और एसी को डी लिख सकता हूँ, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई डी है, दिक्कत है तक नहीं है ना? ठीक है, क्या मैं साइन थीटा की वैल्यू और टेन थीटा की वैल्यू बराबर यहाँ बोला था मैंने, एंगल बहुत ज्यादा छोटे, साइन थीटा और टेन थीटा बराबर हो जाएंगे, टेन थीटा ये आ गया है, साइन थीटा यहाँ है, निकाल सकते हैं। यस ये क्या है? डी साइन थीटा इक्वल डेल्टा एक्स। बड़े मैं ऐसे साइन थीटा की वैल्यू निकाल लूं, लेकिन याद रखना ऐसे ही याद रखना है इसको, ठीक है? वो अलग बात है, मुझे जरूरत पड़ी मैं साइन थीटा निकाल लूं यहाँ से, बट डेल्टा एक्स को ऐसे ही निकालना। क्या गड़बड़ हो गया? गड़बड़ हो गया? ये साइन थीटा कैसा है मतलब? साइन थीटा पी अपॉन एच था, इस वाले ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ये रहा, एच ये रहा, तो वही रखा है डेल्टा एक्स, एच डी इधर आ गया, तो डेल्टा एक्स इक्वल डी साइन थीटा। यहाँ से मुझे साइन थीटा की वैल्यू ये वाला डी है, हाँ ये वाला डेल्टा एक्स वाला, ठीक है। मुझे यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू जरूरत पड़ रही है, तो मैं यहाँ से लिखाऊंगा साइन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा? डी नीचे चला जाएगा, तो डेल्टा एक्स नीचे भेज रहा हूँ, साइन थीटा इक्वल डेल्टा एक्स अपॉन डी, ठीक है। सुनना यहाँ पर टेन थीटा दे रखा है, कितना? टेन थीटा कितना है? बाई अपॉन डी, कैपिटल डी। अच्छा कैपिटल डी क्या है? डिस्टेंस, वहां से मतलब स्मॉल डी क्या है? स्लिट के बीच की डिस्टेंस, सही है, ठीक है। तो क्या मैं दोनों को बराबर रख सकता हूँ? बिल्कुल, मैंने लिखा डेल्टा एक्स अपॉन डी इक्वल बाई अपॉन डी। तो दोनों छोटे छोटे एंगल हैं, तो थीटा हो जाएंगे सिर्फ थीटा से काम नहीं चलेगा, मुझे ये जरूरत पड़ रही है, तो थीटा बोलो या टेन थीटा बोलो, बात बराबर है। नहीं, हाँ हाँ थीटा ही हो जाएगा, इसीलिए तो रख दिया दोनों बराबर, ठीक है, थीटा हो जाएंगे। तो मैं मुझे बाई की वैल्यू तो निकाल ली, कितनी दूरी पर ये बना हुआ है, तो मैं बाई की वैल्यू निकालूंगा, डी इधर आ जाएगा, तो डेल्टा एक्स अपॉन डी इंटू कैपिटल डी इक्वल बाई, ठीक है। अभी पूरा नहीं बना है, अब लिखेंगे। अब डिपेंड करता मैक्सिमा के लिए, मैक्सिमा के लिए आपको पता पाथ डिफरेंस कितना हुआ करता था? मैक्सिमा के लिए हाँ
कंसेप्टिव इंटरफेरेंस के लिए 2/n लैम्डा 2 लैम्डा, पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस नहीं, पाथ डिफरेंस। देखो जरा पाथ डिफरेंस, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा 5 लैम्डा 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 n एन लैम्डा, एन लैम्डा। ठीक है, तो लिखेंगे फॉर मैक्सिमा या ब्राइट फ्रिंज, फॉर मैक्सिमम मैक्सिमा ब्राइट फ्रिंज यानी मैक्सिमम बोलते हैं उसको। फॉर मैक्सिमा, हाँ फ्रिंज, जिसको जो चमकने वाली फ्रिंज है उसको मैक्सिमा बोलते हैं। ठीक है, फॉर मैक्सिमा और ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, तो यहाँ डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी रख देंगे बेटा? लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, यानी डेल्टा एक्स की जगह रख देंगे n लैम्डा। ठीक है, रख दें n लैम्डा, पुट कर दें यहाँ पर, तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स की जगह n लैम्डा d अपॉन स्मॉल d इक्वल बाई वेरी इंपॉर्टेंट। बस यहाँ पे खत्म है। ठीक है। अब यहाँ पहली ब्राइट फ्रिंज कितनी दूरी पर बनेगी? n की वैल्यू रखेंगे। अगर पहली ब्राइट फ्रिंज चेक करनी है तो n की जगह 1 पुट करेंगे। पहली ब्राइट फ्रिंज रखनी है तो n की जगह 1, तो पहली ब्राइट फ्रिंज यहाँ से पहली ब्राइट। अच्छा एक बात तो एग्जैक्ट बीच में ब्राइट फ्रिंज डार्क फ्रिंज, ब्राइट पहली ब्राइट सबसे बीच में पहली तो अभी ब्राइट तो फ्रिंज। हमने इसमें वो सब बताया। ना, इसको छोड़ के ये तो मिड में है बिल्कुल। पहली ब्राइट फ्रिंज इसको बोलेंगे, अच्छा ये तो मिड में बिल्कुल बीच में है। ठीक है, ये बीच वाली बनी हुई है। अगर मैं बोलूंगा सेंटर से पहली ब्राइट फ्रिंज कहाँ, इतनी दूरी पर है, n की जगह क्या रखेंगे? 1। इसमें n की जगह 1 रखेंगे, 0 रखने पर ये वाली की वैल्यू है, वो तो सेंटर पे आएगी, वो तो सेंटर 0 आ जाएगा। अरे कोई डिफरेंस ही नहीं होगा, वो तो यार बाई की जगह 0 आ जाएगा, मतलब यही बिल्कुल एग्जैक्ट यही बनेगी। ठीक है, याद है? ठीक है, सुनो अब। अच्छा इसके बाद अगर मैंने दूसरी ब्राइट फ्रिंज चेक करनी है तो n की जगह 2 पुट करेंगे, तो दूसरी ब्राइट की यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आ जाएगी, कितनी दूरी पर बनेगी दूसरी वाली। सही है, नोट करो पहले जरा। मतलब फेज वो होता है ओमेगा टी प्लस के एस ओमेगा होने पाथ डिफरेंस में आंसर वो तो है, होता क्या है फेज फेज डिफरेंस। एक्सपेरिमेंट आपसे पहले फेज डिफरेंस बताया था। फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस जनरेट होता है तो फेज में डिफरेंस आता है। फेज में डिफरेंस आता है तो अगर सेम फेज होता है दोनों का तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। सेम यहाँ से फेज क्या है? फेज ये है, मतलब अगर एक यहाँ पर रखी हुई है एक यहाँ पर है, ठीक है, तो इनका फेज डिफरेंस अभी बराबर है ना, लेकिन ये यहाँ और ये यहाँ पर है, अभी फेज डिफरेंस अलग है। ठीक है, मतलब ये जो है इनके फेज अलग से बैठे समझाने हाँ। वेव ऑप्टिक्स नहीं, तो पता है ये इतनी बड़ी रिसर्च थी कि इसके बाद जैसे हमें लाइट का ये पता चला कि लाइट वेव फॉर्म में चलती है, तुम्हें पता है हम क्वांटम मैकेनिक्स में चले गए, मतलब इलेक्ट्रॉन पार्टिकल भी वेव जनरेट करता है। आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे, ध्यान से सुनो, इसीलिए बोल रहा हूँ अच्छे से समझते जाओ इसको। इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स भी वेव जनरेट करता है, इलेक्ट्रॉन भी अपने अंदर से वेव जनरेट करता है। ठीक है, और उसकी रिसर्च यहीं से स्टार्ट हुई, बहुत बड़ी रिसर्च थी कि लाइट भी वेव फॉर्म में चलता है, लाइट वेव फॉर्म में चलता है इस तरीके से। अभी फिलहाल हटाएं इसको, हटा दो सर। यस अब हमने फॉर मैक्सिमा बनाया है, आप फॉर मिनिमा बना सकते हैं। ये समझ में आ रहा है ना, कहाँ से कहाँ तक की डिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग। यहाँ से पहली मैक्सिमा कहाँ बनेगी, यानी पहली ब्राइट फ्रिंज कहाँ बनेगी, यानी की जगह 1 पुट करेंगे, यानी की जगह 2 पुट करेंगे। ठीक है, हटा दो इसको, हटा दी। चल नेक्स्ट लिखते हैं। अगर जैसे मैंने इसको फॉर फर्स्ट इसको हटाया यहाँ से, इसको यहाँ से इतना हम लिख रहा हूँ फॉर मिनिमा, फॉर मिनिमा, फॉर मिनिमा या डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज। ठीक है, अच्छा ये बताओ मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस कितना हुआ करता था? मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस चेक करके देखो, नहीं वैसे बताओ कितना कितना, लैम्डा बाई 2 याद है, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, चेक करो जरा पाथ डिफरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
लैम्डा अपॉन 2n माइनस लैम्डा अपॉन 2, 3 लैम्डा अपॉन 2, 5 लैम्डा अपॉन 2 बता था, है ना। तो इसका जब हम बिल्कुल कलेक्टिव फॉर्म में बनाते थे तो बनाते थे 2n माइनस 1 लैम्डा अपॉन 2, ठीक होता, ठीक होता, ठीक। हम उस वाली वैल्यू में यहाँ जो बाई इक्वल लगा था, बाई इक्वल था डेल्टा एक्स डी अपॉन स्मॉल डी। क्या मैं डेल्टा एक्स की जगह पाथ डिफरेंस इसको रख दूं तो फिर क्या बनेगा, फिर ब्राइट नहीं बनेगा, फिर डार्क की दूरी आएगी। डार्क कहाँ बन रहा होगा, तो बाई इक्वल इसकी जगह रखेंगे 2n माइनस 1 लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, और यहाँ नीचे 2 और आ जाएगा, ये वाला 2, ठीक है। इसको सही तरीके से ऐसे लिख लेते हैं 2n माइनस 1 डी लैम्डा अपॉन 2d। याद करने में थोड़ा आसानी होती है, डी लैम्डा अपॉन 2d, इसको भी ऐसे याद करने में आसानी होती है, बाई इक्वल एन डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, बाई इक्वल एन डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। इसको तो n की जगह यहाँ पे आपने 2 रख दिया। कहाँ पर एन की 2n जगह, है, 2n ये है, ये बनाया था यार, सबसे पहले बताया था तुमको कि अगर ये n की जगह 1 रखोगे, n की जगह 1 रखोगे तो देखो ऐसा बनेगा, n की जगह 2 रखोगे तो ऐसा बनेगा, n की जगह 1 रख के देखो, यहाँ 1 रखोगे तो 2 माइनस 1 1 आएगा, लैम्डा अपॉन 2 आएगा, यानी जो भी निकालनी है आपको यहाँ n की वैल्यू पुट करोगे फिर, ठीक। तो इसके बाद हम ये निकालने वाले हैं कि बेटा ये जो हमने, सुनो ध्यान से, हमने ये तो पता लगा लिया कि फ्रिंज कहाँ कहाँ बनेंगे, ठीक है, कितनी दूरी पर ब्राइट बनेगी, कितनी दूरी पर डार्क बनेगी, पहले मैं इसको बता देता हूँ, इसको बता देता हूँ, ठीक है। सुनो, जैसे मैंने बोला कि ये हमारे पास स्क्रीन है, ठीक है, यहाँ हमारी फर्स्ट डार्क बनी, फर्स्ट ब्राइट, ठीक है। फर्स्ट ब्राइट के बाद डार्क फर्स्ट सेकंड, ये तो सेंटर पे होगा। ये है फर्स्ट, रुक जाओ, -1 सुनो भाई, देखो जरा, ये फर्स्ट ब्राइट है, ये सेकंड ब्राइट है, ये थर्ड ब्राइट है, ये फोर्थ ब्राइट है, ठीक है। अच्छा, बीच बीच में जो जगह है ये क्या है, डार्क है, ठीक है, डार्क है। अब सुनना, ये फर्स्ट डार्क, ये सेकंड डार्क, अब मुझे ये पता लगाना है कि दोनों के बीच का गैप कितना है। तो सुनना बेटा, एक ब्राइट बनी यहाँ पर, फर्स्ट ब्राइट बनी यहाँ पर, सेकंड ब्राइट बनी यहाँ पर, इसके बीच में क्या होगा, डार्क। तो अगर मैं ये बोलूं और यहाँ से यहाँ तक की बनी है, ऐसा मानना कि बेटा यहाँ से ये बनी है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर और ये बनी है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, क्लियर है, अच्छे समझना। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई कितनी होगी, 10। अरे पूरी डिस्टेंस में जितनी डिस्टेंस लेस कर दो, सिंपल, नहीं, हाँ ठीक है। सुनो, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस में से इतनी वाली डिस्टेंस लेस कर दो तो कौन सी बचेगी, ये वाली चौड़ाई तो बचेगी, यस, ऐसे ही तो बनी हुई है फ्रिंजेस भी। इसका मतलब ये है कि मैं अगर सेकंड ब्राइट में से फर्स्ट ब्राइट की डिस्टेंस लेस कर दूं तो क्या निकलेगा, फ्रिंज विड्थ। अब क्या निकालेंगे हम यहाँ से, नेक्स्ट हेडिंग डाल देना, फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ को W या D दोनों से दिखा देते हैं, W और D भी दिखाते हैं कहीं भी, D मैक्सिमम W मिलेगा तुमको, ठीक है, W से इंडिकेट करते हैं। फ्रिंज विड्थ को W से दिखाते हैं, ठीक है, फ्रिंज विड्थ W से। तो फ्रिंज विड्थ के लिए एक काम कर लेते हैं, पहले हम पहली ये बताओ, ब्राइट वाले का फॉर्मूला क्या बना था, ब्राइट वाले का फॉर्मूला क्या बना था, 2n लैम्डा डी अपॉन डी, एन डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, है ना। फिर डार्क वाली का क्या बना था, 2n माइनस 1 डी लैम्डा अपॉन 2d, ये तो था। मैं फर्स्ट ब्राइट चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा, फर्स्ट ब्राइट कहाँ बनी होगी, फर्स्ट ब्राइट यहाँ बनाते, फर्स्ट ब्राइट, तो फर्स्ट ब्राइट का फॉर्मूला क्या बनेगा, ब्राइट के लिए n की जगह 1 पुट कर दोगे, n की जगह 1 पुट कर दोगे तो हो जाएगा 1 इंटू डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, यानी डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी क्या आ जाएगा, पहली वाली ब्राइट के लिए। मुझे सेकंड ब्राइट चाहिए, सेकंड ब्राइट चाहिए, तो सेकंड ब्राइट के लिए मैं इसकी जगह 2 पुट कर दूंगा, तो 2 इंटू डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, यानी 2 डी लैम्डा अपॉन स्मॉल, ठीक है। तो अब सोच के देखना, मैंने अभी क्या बताया हमको, मैंने बताया कि अगर दूसरी
ब्राइट की लेंथ में से पहली वाली ब्राइट की डिस्टेंस लेस कर दोगे तो क्या आएगा, डार्क की चौड़ाई आ जाएगी। कितने में, डार्क बना हुआ है, सही है, ठीक है। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन डालोगे ना, तो डेफिनेशन क्या डालोगे, फ्रिंज विड्थ क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन टू, अगर आप कौन सी वाली की अगर डार्क की डिस्टेंस बता रहे हो, डार्क की जो चौड़ाई बता रहे हो, तो आप बताओगे कि डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव मतलब होता है लगातार। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस इज नोन एज द विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज। मतलब दो ब्राइट फ्रिंज के बीच की जो चौड़ाई है उसके बीच वो डार्क फ्रिंज की चौड़ाई होती है। ये मतलब- इम्पोर्टेंट बात है। नहीं सिंपल है ना, ये तो पहले से बता दिया तुमने। पहले से ही बताया तुमको, ठीक है। यहाँ पर एक छोटी सी डेफिनेशन डालो, उसके बाद फॉर्मूला बनाएंगे क्या, द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive bright fringe is the width of dark fringe। निकाल लेंगे डार्क फ्रिंज की चौड़ाई, तो लिखेंगे विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज d इक्वल या w इक्वल किसमें से लेस करेंगे, सर सेकंड ब्राइट की डिस्टेंस में से फर्स्ट ब्राइट की डिस्टेंस। सेकंड ब्राइट की डिस्टेंस कितनी थी सर, सेकंड ब्राइट की डिस्टेंस थी 2d लैम्डा अपॉन स्मॉल d और फर्स्ट की माइनस d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। सर दोनों में dd तो सेम है, कैल्सियम ले लेंगे, d ही आ जाएगा। 2d लैम्डा में से d लैम्डा लेस कर दोगे तो क्या बचेगा, 2 स्मॉल। अरे 2d लैम्डा में से d लैम्डा लेस करोगे तो d लैम्डा बचेगा ना, हाँ तो ये 1d लैम्डा है, ठीक है। तो ये बचेगा d लैम्डा अपॉन स्मॉल d, ये क्या सर है, ये ठीक है। ठीक है, विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होगी, कितनी, d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। डाउट है, नहीं है ना, हाँ ठीक है। पता है मुझे, कोई करेगा। अब एक काम करो, जैसे हमने डार्क फ्रिंज की चौड़ाई निकाली है ना, विड्थ ऑफ डार्क, वैसा विड्थ ऑफ ब्राइट निकाल लो। तो विड्थ ऑफ ब्राइट कुछ ऐसा नहीं होगा कि दो डार्क के बीच में जो गैप होगा वो ब्राइट होगा, उसकी डिस्टेंस है ना, सही है ना, सही है। ठीक है। तो इसको मैं हटाता हूँ, ऐसे इसको यहाँ से हटा देता हूँ ब्राइट वाले को। अभी जरा ये सोच के बताओ कि दो डार्क के बीच में एक ब्राइट बन रही होगी, तो दो डार्क के बीच में जो गैप होगा वो एक ब्राइट की चौड़ाई होगी, है ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं निकालूंगा सर दूसरा जो यहाँ डार्क बन रहा है उसमें पहले वाले डार्क को लेस कर दूंगा। जैसे मान लेते हैं इतनी डिस्टेंस पर यहाँ तो पहला वाला सेंट्रल ब्राइट है, इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल ब्राइट। इसके बाद इस जगह पर बना डार्क, यहाँ बना ब्राइट, ये पहला डार्क था, सेंट्रल ब्राइट। ना वो पहला वो बीच में रहता है बिल्कुल, नहीं, वन ब्राइट में तो इसका कहाँ फिर सेंटर ब्राइट कौन से वाले का, इसका सेंट्रल ब्राइट तो बीच में बना होगा यहाँ पर, वन डार्क डालेंगे इसकी डिस्टेंस है यहाँ पर होगा बिल्कुल, ये सेंट्रल ब्राइट है। अच्छा, सेंट्रल ब्राइट से तो डिस्टेंस चेक करते हैं, ठीक है। सुनो, और नीचे चेक करनी हो मैं तो नीचे भी ऐसे ही वन जैसे ऊपर वैसे ही, ठीक है -1 तो ना। सेंट्रल ब्राइट ये है, इसके बाद यहाँ पर क्या है, डार्क, ये पहला डार्क है, ये पहला क्या है, ये पहला ब्राइट है, उसके बाद ये पहला डार्क, ये दूसरा डार्क, सेकंड है, ये सेकंड डार्क है। एक बात बताना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मान लेते हैं 10 है, ठीक है, दूसरा वाला जो डार्क है, और यहाँ से यहाँ तक पहले डार्क की जो चौड़ाई है मान लेते हैं 8 है, या कुछ भी है 5 है मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक 10, यहाँ से यहाँ तक 5, तो ये चौड़ाई कितनी बची, 5। ये किसकी चौड़ाई आएगी, फर्स्ट ब्राइट वाले की, ब्राइट वाले की, ठीक है। देखो पेपर में तुमको दोनों के लिखना है, दोनों की चौड़ाई के लिए ये लैंग्वेज भी लिखनी है,
अब अगर आप ब्राइट की चौड़ाई के लिए लिखोगे तो क्या लिखोगे? द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस। द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस लिखते हैं। क्या लिखेंगे? पहले लिख देना विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज, विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज, विड्थ ऑफ विड्थ को W से लिखते हैं। यार विड्थ किस पे लिखेंगे? विड्थ ऑफ आई आता है ऐसे, आई अब आई आता है। बताओ W I DTH DTH, ठीक है। अब सही। विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज, ठीक। विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज, अब मैं लिखोगे द डिस्टेंस between two बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव, लाइट फ्रिंज या फिर डार्क अच्छा डार्क ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज is the distance of is the width of bright fringe। क्या हो रहा है? ब्राइट मटेरियल BRIGHT। चलो ठीक है। सुनो, तो यहाँ हम निकाल लें, हम कौन सा निकालेंगे? हम सेकंड, पहले हम सेकंड डार्क निकाल लेते हैं, फिर फर्स्ट डार्क निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सेकंड डार्क निकालेंगे तो सेकंड डार्क की चौड़ाई कितनी आ जाएगी? डिस्टेंस कितनी आएगी? देखो यहाँ एन की जगह 2 पुट करो, यहाँ पुट 2 पुट करो तो 2 × 2 - 1 × d लैम्डा अपॉन 2d। सॉल्व करो। 2 2 जा 4 - 3 तो हो जाएगा 3d लैम्डा अपॉन 2d, ठीक है। मैं यहाँ से सेकंड डार्क निकाल लिया, फर्स्ट डार्क निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो एन की जगह 1 पुट करो इसमें, 2 × 1 - 1 d लैम्डा अपॉन 2d। तो 2 में से 1 लेस करोगे तो हो जाएगा d लैम्डा अपॉन 2d, ठीक है। तो हम विड्थ निकाल लेते हैं। अगर हम विड्थ निकालेंगे तो विड्थ कैसे आ जाएगी? विड्थ आएगी सर सेकंड डार्क में से फर्स्ट डार्क लेस कर दोगे तो सेकंड डार्क की डिस्टेंस कितनी है? देखो जरा, ये देखो 3d लैम्डा अपॉन 2d माइनस इक्वल d लैम्डा अपॉन 2d। 2d लैम्डा अपॉन 2d लैम्डा अपन 2d हो जाएगा। 2d। अब ये 2d आ जाएगा नीचे, ये 3d लैम्डा माइनस d लैम्डा, ये हो जाएगा 2d लैम्डा अपॉन 2d। 2 से 2 कट जाएगा तो w इक्वल कितना आ जाएगा? d लैम्डा अपॉन 2d। इसका मतलब क्या है? एंड 2d कैसे बचा फिर? हाँ, नीचे 2 से 2 कट गया, ठीक है। इसको ऊपर लिख दूं, यहाँ से w इक्वल हो जाएगा d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। स्मॉल d एक चीज और से देखो, इसकी चौड़ाई उसकी चौड़ाई बराबर है ना। इसका मतलब जो फ्रिंजेस बनती हैं वो बराबर बराबर चौड़ाई की बनती हैं। जितनी चौड़ाई डार्क फ्रिंज की उतनी चौड़ाई ब्राइट फ्रिंज की। डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट, ठीक है। चलो नोट करो जल्दी से, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हो गया, बड़े हटा दो, चलो होगा सर कर दिया पूछिए हाँ अब नहीं याद रखेंगे। हाँ नोट ही करें, अब मैं कल नोट कर दूँगी, आज के लिए हाँ भाई चलो नेक्स्ट टॉपिक चलो, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी देखो, इंटेंसिटी तब सबसे परफेक्ट होती है, इंटेंसिटी तब सबसे परफेक्ट होती है जब आपकी दोनों सोर्सेज से जो आने वाली इंटेंसिटी है वो सेम हो। दोनों जो सोर्स हैं उनसे आने वाली फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ सब कुछ सेम हो तो सबसे परफेक्ट फ्रिंज बनती है। सबसे ब्राइट, सबसे डार्क, एकदम अलग अलग सेपरेट करके। इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि सर S1 और S2 से जो I1 निकलता है और जो I2 निकलता है वो बराबर होना चाहिए। I1 बराबर होना चाहिए I2 किसके? I के बराबर। मतलब अगर दोनों बराबर होंगे, दोनों की इंटेंसिटी बराबर होगी, है ना, तो सबसे परफेक्ट क्या होता है? सबसे परफेक्ट
फ्रिंज बन रही है, एकदम डार्क फ्रिंज अलग, ब्राइट फ्रिंज अलग, डार्क फ्रिंज अलग, ब्राइट फ्रिंज अलग, ठीक है। फ्रिंज समझ में आ रही है तुमको? फ्रिंज क्या है? हाँ सर पट्टी Dark bright पट्टी वही जो पट्टियां बन रही है, जो डार्क कलर्स की नहीं पट्टियां वो बन तो लेकिन लाइट से बन रही है, बना के देखेंगे यहीं पर। कम हाँ कुछ वो लेकर आना, लेजर लाइट। चलो देखो सुनो Sir, सुनो सुनो सुनो, तो हमारे पास एक फॉर्मूला था ना, I रिजल्टेंट इक्वल I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1, याद है कुछ? यस सर अंडर रूट I2 cos फाई। cos 1 में से ये थीटा नहीं है, ये क्या है पता है? फाई क्या है? फेज डिफरेंस, याद है कुछ? ठीक है, फेज डिफरेंस है। फेज डिफरेंस। अब देखो जरा, अगर मैं I1 की जगह भी I पुट कर दूं और I2 की जगह भी I पुट कर दूं, देखो जरा क्या होता है। IR इक्वल I1 की जगह भी I प्लस I2 की जगह भी I प्लस 2, I1 की जगह अंडर रूट में I इंटू अंडर रूट में I, दोनों सेम सेम हो गए, अब तो बाहर आ जाएगा, और cos फाई, ठीक है। तो IR इक्वल ये I 2I हो जाएगा प्लस क्या बेटा? परफेक्ट इंटेंसिटी। हाँ देखो, अब ये आई स्क्वायर हो जाएगा, बाहर निकल आएगा आई, तो 2I cos फाई, ठीक है। अच्छा IR इक्वल, मैं यहाँ से कुछ कॉमन ले लूँ, अगर मैं 2I कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 1 प्लस cos फाई, 2y क्लियर है? अब थोड़ा एक बात फॉर्मूला याद करो, cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला हुआ करता था, 3 फॉर्मूले होते हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। हाँ? मैं चाहता हूँ 1 प्लस कॉस का कुछ बने, 1 प्लस कॉस, कॉस की तरह 1 कहाँ जाएगा? यहाँ से इस वाले में देखो, इसको अगर मैं इधर ले जाऊंगा तो 1 प्लस कॉस, कॉस अगर इसमें माइनस 1 को इधर ले आऊंगा तो कॉस हो जाएगा ना। लेकिन मैं काम करता हूँ, गौर से देखना, यहाँ 2 थीटा था, यहाँ थीटा थीटा है, अगर मैं एंगल आधा कर दूंगा ना, थीटा कर दूंगा, थीटा बाई 2 हो जाएगा। अगर मतलब मैं कॉस मैं 2 थीटा की जगह थीटा पुट कर लेता हूँ, तो पता फॉर्मूला कैसे हो जाएंगे? ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ये वाला भी क्या 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस 1, और ये वाला क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। हमेशा यहाँ ठीक है, इतना बात क्लियर है? देखो मेरा ना इनसे रिलेशन बन जाएगा, इनसे बनेगा क्योंकि इससे बनाऊंगा तो माइनस 1 इधर लेकर जाना पड़ेगा, मेरा 1 प्लस है, तो कौन से देखो मैं इसको इसके बराबर रख लूं, इसको 2 cos स्क्वायर cos थीटा इक्वल 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 1 को मैं इधर ले आऊं, इधर से मिटा देगा, फिर इसमें मिटा 1 को मिटा दो उधर, हाँ सीधा लिखे थे 1 प्लस cos थीटा हो जाएगा, 1 प्लस cos थीटा इक्वल साथ 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2। मेरे को तो लगा सीधे ही सही है, तो क्या मैं 1 प्लस cos थीटा की जगह ये पुट कर सकता हूँ? बच्चों को कदम क्यों नहीं करनी पड़ेगी? हाँ दिख रहा है, नहीं लिख दो चलो ठीक है, तो मैं पुट करूंगा IR इक्वल 2I इंटू 1 प्लस cos की जगह कितना 2 cos स्क्वायर, मेरा तो फाई था, फाई बाई 2 लिखूंगा मैं, फाइनली फाई 2 I का ये दोनों का मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, तो IR इक्वल हो जाएगा 4I cos स्क्वायर फाई अपॉन 2। ये क्या निकल गया है? ये आखिर ऐसे इतने सारे फॉर्मूले याद रखें, डेरिवेशन न्यूमेरिकल्स कराएंगे तब तुम्हें तो तैयार हो जाएंगे एकदम, ठीक है सर अब रुक जाइए। ठीक है, चलिए सर ये 4i है। 2y cos 5 और ये सब पता है। अब एक लास्ट थोड़ा सा पॉइंट और कर लेते हैं, रुक जाओ, मैं IR लिखा हुआ है, IR सुन लो बेटा, IR इक्वल 4I cos स्क्वायर पाई अपॉन 2। अब ये 2 कंडीशन में हो सकता है बेटा, इंटेंसिटी तो 2 कंडीशन में हो, डार्क की भी हो सकती है, ब्राइट की भी हो सकती है, ठीक है। तो एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, तो याद है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फाई का वैल्यू 0 से स्टार्ट हुआ करता है, देखो जरा चेक कर लो, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फाई का वैल्यू पाई से स्टार्ट हुआ करता था, चेक कर लो। हाँ ठीक है। हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमें कॉस मैक्सिमम रखना हुआ करता था, याद है? हाँ 1 रखनी होती हाँ तो 1 रखनी होती थी, तो 0 की वैल्यू 1 होती थी, ठीक है, पाई पे वो नेगेटिव हो जाया करता था। तो मैं यहाँ अगर मैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लगाता हूँ तो मैं फाई की क्या रखूंगा?
0, 0 फाइव की जगह 0 पुट करूंगा, करके देखता हूँ। तो आई आर इक्वल 4i cos स्क्वायर, फाइव की जगह रखूंगा 0/2, ये हो जाएगा 4i इंटू 0, cos 0 हो जाएगा, और cos 0 की वैल्यू 1, ठीक है। तो आई आर पता है कितना हो जाएगा, 4i, मतलब पता है क्या है कि सर इस वाली जो ये वाली जो वेव आई थी इसकी इंटेंसिटी क्या थी आई, इसकी क्या थी आई, दोनों मिलने के बाद रियल में क्या आनी चाहिए थी 2i, लेकिन 4i हो जाता है, डबल हो जाती है। नहीं Double समझे, हो यानी जाती है। जितनी लाइट रियल में नहीं है ना उससे भी ज्यादा चमकीली दिखती है वो, 4 टाइम्स नीचे दिखती है ना, दोगुनी हो जाती है रियल में, आई मिलकर 2i होना चाहिए था, लेकिन वो कितना आ जाता है 4i, 2 गुनी हो जाती 2 टाइम्स हो जाती है। एक क्वेश्चन सुनो, मैं पाई रखूंगा, यहाँ पर ये रखूंगा, ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, देखो जरा, आई आर इक्वल 4i है। cos स्क्वायर, ठीक है, ये 0 हो जाएगा। आई आर इक्वल 4i इंटू 0, आई आर इक्वल क्या हो जाएगा 0, इसका मतलब क्या है कि सर जिस जगह डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा वहां पर इंटेंसिटी क्या होगी 0, मतलब बिल्कुल डार्क, है ना, कोई ब्राइटनेस नहीं। और जिस जगह पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा वहां ब्राइटनेस इतनी हो गई होगी, मतलब उसकी भी ब्राइटनेस वहां आ जाती है, ठीक है सर। क्लियर है, ठीक है, आप नोट कर लो। अगर 0 डिग्री रख रहे हैं 0 डिग्री, साइड तो तो 4i, और 180 रख रहे हैं तो 0। ठीक है, चलिए नोट कर पाए। Save water, save plant. इसको मैक्सिमम इंटेंसिटी बोल देते हैं बेटा, हाई मैक्स, 21 centimeters. इसको मिनिमम इंटेंसिटी बोलते हैं, ठीक है, हाई मैक्स 4i और मिनिमम 0। मैं अकेली था, सर आप मिटा दिए। हटा दो, हाँ चलो। और क्या, इतना तो लिख लेंगे, सही है, दिमाग में भर गया ये रख। मैंने तो ऐसे ही बनाया, टेढ़ा बनाया। रास्ता नहीं बना रही, हमारी तो प्लेस बनाने के काम। हाँ भाई सुनो, अब तुम्हें थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक लिखना है, ठीक है, ठीक है, देखो एकदम डिस्ट्रक्टिव, मतलब एकदम ऐसा इंटरफेरेंस बनाना एकदम प्योर बने, ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या, मतलब अच्छा बने, एकदम सेपरेट बने, ठीक है, उसके लिए क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, देखो कंडीशंस फॉर डिस्टिंक्ट इंटरफेरेंस, कंडीशंस फॉर distinct conditions for distinct interference, ये तुम्हें बोर्ड में पूछा जाएगा, ठीक है। सबसे पहला कोहेरेंट सोर्स होने चाहिए, कोहेरेंट सोर्स बताया था उस दिन, समझाया था अच्छे से, है ना, चलो देखो जल्दी से, सबसे पहला मिनट कोहेरेंट सोर्स भी पूछा जाएगा, याद है, कोहेरेंट सोर्स के लिए हमारा एंगुलर जो फ्रीक्वेंसी थी वो सेम होनी चाहिए थी, याद है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैसी चाहिए थी, सेम चाहिए थी, वो खड़ा हुआ था इसको याद करना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैसी चाहिए थी, सेम, लिखो जरा, इसमें लिख लो थोड़ा सा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, देखो जरा, अब बताइए। those sources which have constant phase difference, those sources which have constant phase difference and which does not vary, which does not depend, which does change कर दो, which does not depend on time at any place, at any particular place,
पर्टिकुलर प्लेस। ये मैंने आपसे पहले भी बताया था कि किसी पर्टिकुलर प्लेस पर अगर ओमेगा चेंज होगा तो फिर वो टाइम के साथ जो फ्रिंज हैं वो ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क उस तरीके से बनने लगेंगे। ठीक है, सबसे पहले बताया था। नेक्स्ट देखो नंबर 2, दोनों सोर्सेज की फ्रीक्वेंसी कैसी होनी चाहिए? सेम। ठीक है, सेम फ्रीक्वेंसी शुड बी सेम should be same of both sources, both। अगर फ्रीक्वेंसी f1 इक्वल होना चाहिए f2, अगर f1 f2 बराबर होगा तो ओमेगा 1 इक्वल हो जाएगा ओमेगा 2। याद है ओमेगा 2 पाई f होता है, ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई f। तो फ्रीक्वेंसी सेम है तो f1 तो 2 पाई फिर f2 भी बराबर हो जाएगा। सही है, ओमेगा 8 होता है। नंबर 3, चलो नंबर 3 है, इसको हटा दिया। चलो नंबर 3 लिखो। नंबर 3, दोनों सोर्सेस जो उनका एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, है ना। द एम्पलीट्यूड शुड बी सेम ऑफ बोथ सोर्सेस। शायद ये अलग चीज है, वो अलग चीज है। दोनों सोर्सेस का एम्पलीट्यूड बोला, एम्पलीट्यूड बोला, बात वही है। अच्छा भैया, ठीक है, हाँ। तो दोनों का एम्पलीट्यूड या एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए। अब जरा सोच के देखना, मैं बता दूं जरा, इससे क्या होगा, फायदा क्या होता है। जैसे मान लेते हैं एक का एम्पलीट्यूड 1 है और एक का 2, A1 A2। ठीक है, इससे इम्पैक्ट क्या आएगा, मैं इंटेंसिटी पे भी बात करूंगा। I1 एक की है और दूसरे की I2 है। ठीक है, चलो इसको हटा दूं यहाँ से। अब मैंने बोला कि दोनों की इसका भी एम्पलीट्यूड मान लेते हैं, इसका 50 है, इसका 50 है। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन रहा है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन रहा है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में बेटा A1 + A2 जुड़ जाता है, याद है कुछ फॉर्मूला बनाया था। अच्छा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में A1 - A2 हो जाता है ना। तो अगर मैंने मान लेते हैं 50 ना हुआ, ये 50 है और ये 30 है, ये 50 है और ये 30 है। अब क्या होगा बेटा, ये 50 का 30 का, तो 50 और 30 जोड़ेंगे तो इसका 80 होगा, 30 है ना। 20 और ये 50 में से 30 लेस करोगे 20 तो ये 20 होगा। तो इसका मतलब डार्क फ्रिंज का जो एम्पलीट्यूड होगा वो 20 होगा। प्रॉपर डार्क नहीं होगी, वो 0 होना चाहिए, 0 के आसपास होना चाहिए, है ना। और ये प्रॉपर ब्राइट नहीं बन रही होगी, यानी ये हल्का सा डिम रही होगी। अब सोच के देखो दोनों का, अगर ये इसका भी 50 और इसका भी 50 है तो यहाँ 50 + 50 हो जाएगा, 0 इधर हो जाएगा तो इसका 100 हो जाएगा, यानी ये प्रॉपर ब्राइट बननी होगी। ठीक है, और इसका 50 - 50 कर दोगे तो 0, एकदम प्रॉपर डार्क, कोई कलर नहीं। समझ रहे हैं? इसका मतलब दोनों का एम्पलीट्यूड सेम हो तो, मतलब ना हो तो भी बनेगी, लेकिन सेम होगा तो ज्यादा क्लियर बनेंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब क्लियर दिखें। ठीक है, तो उसके लिए दोनों का एम्पलीट्यूड कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, चलो बैठो यार। इसके बाद इसको भी नोट करना है। कर लोगे तो सारे याद रहते हैं। ठीक है, चलो नंबर 4 जो 0 होगा, क्या बेटा, इंटरफेरेंस का इसका 0 होगा तो डार्क बनेगी, डार्क बनेगी, और इसका 100 होगा ब्राइट बनेगी, ज्यादा ब्राइट। बिल्कुल चमकीली। ठीक है, एक और चीज सुनो कि जब दोनों वेव किसी सोर्स से निकलती हैं, दोनों वेव किसी सोर्स से निकलती हैं तो उन्हें देखो दोनों तरफ से मिलती है ना, तो उन्हें पहुंचने में, मिलने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है, यानी डिस्टेंस चाहिए। अगर आप पास में ही पर्दा रख दोगे तो इनकी लाइट इस पे यहाँ मिल ही नहीं पाएंगी। नहीं समझे? अरे ये मान लेते हैं ये सोर्स यहाँ से निकल रही है, एक यहाँ से निकल रही है, एक यहाँ से निकल रही है। अब ये निकलेंगी तो चारों तरफ ही निकलेंगी। अब पर्दा मैंने स्क्रीन यहीं रख दी तो ये निकलते ही यहीं स्क्रीन पे सीधी टकरा जाएंगे, तो मिल पाएंगी क्या? नहीं मिल पाएंगी। इसका इस स्क्रीन को आपको दूर रखना पड़ेगा। जब ये दूर रखेंगी तो चलती एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगी और कहीं ब्राइट कहीं डार्क, कहीं ब्राइट कहीं डार्क, इस तरीके से बन जाएंगी। इसका मतलब है कि जो स्क्रीन की जो डिस्टेंस है वो दूर होनी चाहिए, किससे? स्लिट से, है ना। यहाँ लिख दूं मैं, डी बड़ा होना चाहिए स्मॉल डी से, लिख दें यहाँ पर द डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन, द डिस्टेंस वोट पॉइंट है। द डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन should be
should be far from slits. दोनों जो स्लिट्स हैं उनसे स्क्रीन की डिस्टेंस दूर होनी चाहिए, ठीक है। नंबर 5, जो आप सोर्स ले रहे हो जिससे लाइट आ रही है उनका दोनों का कलर एक हो, यानी जो सोर्स आ रहा है वो मोनोक्रोमेटिक रे हो, लाल है तो लाल हो, पीला है तो पीला हो। अदरवाइज इससे क्या होता है कि जब किसी सरफेस के कोने से टकरा के जाती है तो डिफ्रैक्शन हो जाता है, कलर्स बिखर जाते हैं। एक ही वेवलेंथ होगी, रेड है तो रेड ही होगा, रेड का कौन सा कलर बिखरेगा, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो मोनोक्रोमेटिक रे होनी चाहिए, यानी रे जो है वो एक कलर की होनी चाहिए, है ना। देखेंगे द सोर्स emits the monochromatic ray. Source should be emit the monochromatic ray. The monochromatic ray कैसी रे निकलनी चाहिए उससे, मोनोक्रोमेटिक रे। मोनोक्रोमेटिक रे मतलब सिंगल कलर की लाइट। इससे नीचे मत सिंगल कलर की लाइट निकलनी चाहिए। अगर सिंगल कलर की लाइट निकलेगी तो डिफ्रैक्शन वगैरह नहीं होगा, कलर अलग अलग नहीं बिखरेंगे। हटा दें। सर एक क्वेश्चन है, अलग अलग कलर की होने के लिए डाई ट्राई कलर। अच्छा मोनो क्रिएटिव रे हटा दें, हटाए। चलो एक क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन ये है कि मैंने शुरुआत में एक कलर लिया हुआ था वॉयलेट, क्या लिया हुआ था, वॉयलेट कलर लिया हुआ था। तो वॉयलेट कलर की वजह से फ्रिंजेस बन रही थी, ठीक है। अगर मैंने वॉयलेट को हटाकर रेड कलर रख दिया तो क्या फर्क आएगा, चेक करते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन है व्हाट विल यू ऑब्जर्व, लिखो व्हाट विल यू ऑब्जर्व टू चेंज violet colors light into red color. अगर वॉयलेट कलर की लाइट को आप रेड कलर से एक्सचेंज कर देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। तो बेटा एक बात बताया जाता है कि हम जानते हैं ना VIBGYOR वेव की ओर में इधर से इधर वेवलेंथ लगातार बढ़ती जाती है, जानते हैं। इसका मतलब सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है, वॉयलेट की। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेड की। तो जब हम विड्थ निकालते हैं ना, फ्रिंज विड्थ निकालते हैं, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या था, d λ/स्मॉल d। निकल गई थी अभी दोनों निकाला था ना, फ्रिंज विड्थ निकाली थी, डार्क की डार्क, ब्राइट दोनों की सेम आएगी, तो फ्रिंज विड्थ आई थी। अब सोच के देखना, जब मैं वॉयलेट की निकालूंगा तो ये देखना कि वॉयलेट का जो वेवलेंथ होगा और रेड का जो वेवलेंथ होगा, किसका ज्यादा होगा, रेड की वेवलेंथ ज्यादा होगी। सिंपल सी बात है ना, होगी या नहीं। तो पहले शुरुआत में हमने किसकी रख रखी थी, वॉयलेट की, उसके बाद रेड की कर दी, यानी पहले यहाँ छोटी वैल्यू रखी तो W छोटा आएगा, फिर मैंने बड़ी वेवलेंथ रख दी तो W बड़ा आएगा। इसका मतलब वेवलेंथ की जो चौड़ाई है वो बढ़ जाएगी। ये विड्थ ही तो है, नहीं समझे। अरे लैम्डा मान लेते हैं इसकी 5 वैल्यू है और इसकी वैल्यू 10, तो जब आप 5 रखोगे तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो W की जो वैल्यू है 5 से रिलेट हो जाएगी ना। अगर आप 10 रखोगे तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर W की वैल्यू बढ़ जाएगी, और W क्या है, विड्थ है ना। यानी वेवलेंथ के बदलने पर जो स्लिट्स हैं, सॉरी जो क्या है, पट्टियां हैं, रिब्स हैं, ठीक है, उनकी जो चौड़ाई है, फ्रिंजेस हैं, उनकी चौड़ाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो लिख देंगे फ्रिंज विड्थ इंक्रीज्ड
क्या हो जाएगा ऐसा करने से? फ्रिंज विड्थ बढ़ जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि लैम्डा जो वॉयलेट का है उससे ज्यादा होता है लैम्डा आर का। ठीक है, ऐसे ही बता देना। बढ़े आगे। नहीं कितना है? हमें इतना बता दी कितना है, तो ये बता दीजिए, फिर हमें तसल्ली होगी। 1 घंटा 9 मिनट की होगी। और सिर्फ और एक और पढ़िए। चलो ठीक है, हटा इसको, हटा। चलो सुनो। नहीं नहीं, रुक जाओ कितना है सर करिए तो शांत रहो, शांत रहो। शांत हो। तो वैसे भी आपको इकट्ठी करना है, सर तुम्हारी क्या करना है? कट करना है ये वाला खोल part। दिया। नहीं क्यों? नहीं, तो बोल रहे हैं, लिख रहे हैं। तो बीच में से कट होना। हो गया सर सर, तुम्हारी गिनीज खोल दिया। हो गया सर। सर बीच में से नहीं कट करते। ना रखे इसको, खोलने को। अरे सर तुमने की नहीं, फोन रख लो अपने पास, मैंने की नहीं। सर हो गया। ओके, अब मैं कह रही हूँ तो रखना है। हटाओ इसको। हटा दिए। सर हटा दे। अब देखो कि कितनी फ्रिंजेस बनेगी, नंबर ऑफ फ्रिंजेस, यानी अगर मैं कलर कोई भी डालूं तो कितनी ब्राइट फ्रिंज बनेगी और कितनी डार्क फ्रिंज बनेगी। ठीक है, चलो लिखते हैं। नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस। अब सुनो, मान लेते हैं ये स्लिट्स थी, ये S1, ये S2, इस जगह से लाइट सोर्स निकल रहा था। ठीक है, और यहाँ हमारी स्क्रीन है, यहाँ हमारी क्या है? स्क्रीन है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, ये लाइट यहाँ आ सकती है, आ सकती है बिल्कुल, आ सकती है इधर। हाँ लाइट इधर आ सकती है, यहाँ भी मिल सकती है दोनों, इधर मिल सकती है सर, यहाँ भी मिल सकती है, यहाँ भी मिल सकती है कहीं, इधर भी मिल सकती है कहीं। मैक्स कितनी जा सकती है? मैक्स कितनी जा सकती है? मैक्स कितना एंगल? जीरो ऐसे जीरो, मैक्स कितना जा सकती है? 90। तो पर्दे फाड़ के अंदर निकल जाएगी? नहीं। तो मैक्सिमम कितनी जा सकती है? 90 डिग्री या 90 से कम रहेगी। क्या बना दिया क्या बेटा? ये 1 मिनट में आपने क्या बना तो दिया? देखते रहा करो इधर। ठीक है, देखो फ्रिंज यहाँ दोनों भी मिल सकती हैं, मिल सकती हैं, यहाँ भी मिल सकती हैं, इधर भी मिल सकती है फ्रिंज, यहाँ भी बना सकती हैं, यहाँ भी बना सकती हैं। तो फ्रिंज कहाँ तक बना सकती हैं? यानी ये कितना एंगल मूव हो सकता है? 90 तक, उससे ज्यादा एंगल मूव नहीं होगा। अच्छा एक बात समझते हैं कि पाथ डिफरेंस कितना होता है? पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस याद है कुछ? डी साइन थीटा, एक फॉर्मूला था ना, पाथ डिफरेंस डी साइन थीटा। मैंने तुमको, कैसे बदल जा रहा है? मैं हाँ पाथ डिफरेंस बदलेगा। क्या बदला है? पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इक्वल, देखो जनरली यही होता है। अब हम कंस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस को अलग रख देते हैं और डिस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस को अलग रख देते हैं। जनरली यही होता है। इसी में डेल्टा एक्स कीजिएगी तो वहां भी वैल्यू पुट की थी, याद है? डेल्टा एक्स कीजिए तो पुट की थी वहां पर वैल्यू बना था, तो यही डेल्टा एक्स इक्वल डी साइन थीटा ये ना ये तो था। लैम्डा n था। हाँ लैम्डा एन था, लेकिन लैम्डा एन आएगा, रुक जाओ पहले। फिलहाल ये समझो कि डेल्टा एक्स इक्वल डी साइन थीटा था। सर इसका वेटेज ज्यादा दिया पता चला। पहले बताओ, इतना इतना ये बताओ कि ये सही है। क्या? ठीक है, इतना कि डेल्टा एक्स इक्वल डी साइन थीटा। सही ठीक है, अगर मैं निकालना चाह रहा हूँ, मैं कौन सी वाली फ्रिंजेस निकालना चाह रहा हूँ? मैं चाह रहा हूँ कि ब्राइट फ्रिंज कितनी बनेगी ना, तो लिखूंगा यहाँ पर फॉर ब्राइट फ्रिंजेस, है ना। अच्छा, ब्राइट फ्रिंजेस बनती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में डेल्टा एक्स पता कितना होता है? एन लैम्डा। मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, हर बार हम डेल्टा एक्स ही रखेंगे, लेकिन डिपेंड करता है हम कंस्ट्रक्टिव बनाएंगे या डिस्ट्रक्टिव बनाएंगे। जब हम कंस्ट्रक्टिव लगाएंगे तो डेल्टा एक्स की जगह एन लैम्डा रखेंगे, और डिस्ट्रक्टिव बनाने के लिए 2n - 1 लैम्डा अपॉन 2 रखेंगे। ठीक है, तो फॉर ब्राइट फ्रिंजेस के लिए हम इसे यहाँ रख देंगे एन लैम्डा इक्वल डी साइन थीटा। डाउट है? नहीं है ना? ठीक है, तो मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालूंगा, डी इधर आ जाएगा, हो जाएगा एन लैम्डा अपॉन डी इक्वल साइन थीटा। थीटा क्योंकि छोटी वैल्यू है हाँ। थीटा। मैक्सिमम फ्रिंजेस के लिए नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रिंजेस, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रिंजेस के लिए थीटा 90 डिग्री हो सकता है। हाँ तो मैं साइन थीटा 90 रख दूं बेटा, एन लैम्डा अपॉन डी इक्वल
जीरो क्या इसे ये क्या था, n क्या है, जीरो कौन सी फ्रिंज, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, है ना। तो कितनी फ्रिंज बनेगी वो n से ही तो पता चलेगा। 1 आएगा 50वीं फ्रिंज और बनेगी तो n का वैल्यू तो निकल के आएगा। तो मैं यहाँ साइन 90 रख दूंगा, 1 आएगा। तो n लैम्डा अपॉन d इक्वल साइन 90 की वैल्यू 1 यहाँ से। सही है, n की वैल्यू निकाल लें यहाँ से, n की वैल्यू निकाल लें, उल्टा हो जाएगा, नंबर ऑफ क्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ d अपॉन लैम्डा हो जाएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रिंज, निकाल लीजिए सर, n की ठीक है। सुनो, तो मैं n की वैल्यू निकालूंगा तो ये इधर जाएगा नीचे आ जाएगा, तो n इक्वल हो जाएगा d अपॉन लैम्डा। सही है कुछ। अब सुनना, इतनी फ्रिंज पता कहाँ बनेगी, एक साइड में। इतनी फ्रिंज तो एक साइड में बनी ना, अरे एक ही साइड में तो बनी। हाँ, तो इसके बीच साइड में से ऊपर कितनी फ्रिंज बनी सर, d अपॉन लैम्डा। इतनी फ्रिंज तो नीचे भी बनेगी, राइट, तो बननी है, तो इतनी फ्रिंज तो नीचे भी बनेगी, d अपॉन लैम्डा। तो सर टोटल फ्रिंजेस अगर मुझे निकालनी है तो टोटल ब्राइट फ्रिंज, टोटल ब्राइट फ्रिंज निकालनी है, तो सर d लैम्डा प्लस d लैम्डा, एक और रह गई सेंट्रल ब्राइट, वो भी तो वैरायटी होती है ना। ये है मैक्सिमम, कितना हो जाएगा सर, इनको जोड़ देंगे 2d अपॉन लैम्डा प्लस 1। अब सुनना, ये जो वैल्यू है ये इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। इंटीजर वैल्यू मतलब अगर मैंने इसको सॉल्व करके मैंने लिखा 2.4, रियल में पता है 90 से बड़ा नहीं हो सकता वैल्यू, है ना। तो 2.4 आ रहा है तो इसको 2 ही मानोगे आप। 2.6 आ रहा तो उसे 3 ना, वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि 90 रखने पर 2.6 आया है, और 90 से ज्यादा हम रख नहीं सकते, है ना। तो 2.6 को ये मत बोलते हैं 2.6 सर ये तो 5 से ज्यादा है तो मैं इसको 3 लिख सकता हूँ ना। बस है मेरी, क्योंकि 90 से ज्यादा एंगल हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं 90 से ज्यादा एंगल बन जाए, है। तो मैक्सिमम 90 मान लिया, और मैक्सिमम 90 पे 2.6 बन रहा है, तो यानी 90 से कम ही रह सकती, 90 से आगे नहीं बढ़ेंगी, तो 2 ही रखना है। मतलब समझना है, जितनी भी डेसिमल वाली वैल्यू है, डेसिमल को हटा के पीछे आगे वाली वैल्यू 2.9 है तो 2.9 को भी 2 ही रखना है। 3 नहीं है समझे तो ये को 3 रखना है, नहीं समझे समझ आ रहा है ना, क्योंकि हम एंगल को 90 से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, और 90 रखने पर 2.6 आया, हम 90 से आगे बढ़ा नहीं सकते, यानी 6 का कोई मतलब नहीं है, फिर टैली रहेगा उससे, ठीक है। तो इसको इंटीजर वैल्यू रखना है, याद रखना इस चीज को, ठीक है। अच्छा, इसको इंटीजर रखना, +1 कर देना, सही है। ये कैसी आएंगे, राइट फ्रिंज। अब हम डार्क लगा लेते हैं, जल्दी नोट करो इसको फास्ट। अगर 90 डिग्री पे रखते हैं तो वही आएगा 2.6। अगर 90 डिग्री से कम हुई, कम हुए तो कम होएगा, कम हुए तो कम हुई कम हुई तो कम हुई रहेगा। अरे कम हुई तो कम रखेंगे बेटा, कम हुए ठीक है। अच्छा, जैसे 90 डिग्री पे जो फॉर्मूला जनरेट हुआ 90 डिग्री मैक्सिमम निकालने के लिए जनरेट हुआ, हमने 90 डिग्री रख दिया है वहाँ। मैक्सिमम हो तो मैक्सिमम, तो मैक्सिमम 90 डिग्री पे मैक्सिमम हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं जा सकते। 2.6 को 2.6 या 3 नहीं लिखोगे, 2 ही लिखोगे, ठीक है। हटाओ इसको, इसका मतलब फिर आप जैसे आपने ये ब्राइट फ्रिंज के नंबर निकाले, आप डार्क के भी निकाल सकते हैं, कुछ याद तो आपने। फर्क क्या है, फर्क ये है सर, डेल्टा एक्स हमने एन लैम्डा रखा क्योंकि हमने ब्राइट फ्रिंज निकाली थी, डेल्टा एक्स हमने एन लैम्डा रखा क्योंकि ब्राइट फ्रिंज निकाली थी। अब डेल्टा एक्स हम डार्क के लिए क्या निकालेंगे, क्या रखेंगे एन लैम्डा की जगह, डार्क के लिए डार्क का फॉर्मूला रख देंगे, क्या, डार्क का फॉर्मूला क्या है मैथमेटिकल, डार्क का फॉर्मूला शायद से वो रखेंगे, वो है n-1 2n माइनस हाँ, वही वो बोल रहे थे तो फॉर डार्क फ्रिंजेस सर, ये सब तो सेम है ना। है ना, एन लैम्डा की जगह क्या रखेंगे 2n माइनस 1 लैम्डा अपॉन 2। अभी तुम्हें समझ में आ रहा है, हाँ भाई, कि वहाँ डेल्टा एक्स क्यों रख रहे हैं बार बार, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम उससे बदल सकते हैं, ठीक है। चलो हाँ भाई, तो यहाँ से डी नीचे लिया है, डी नीचे लिया है, तो इस जगह 2n माइनस 1 लैम्डा अपॉन 2d इक्वल साइन थीटा। थीटा तो सर यहाँ भी 90 रखेंगे क्योंकि मैक्सिमम ऐसे ही बन सकती है, ठीक है। तो फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ
डार्क फ्रिंजेस। मैक्सिमम बनानी है तो साइन 90 रख देंगे, सर थीटा कितना रखेंगे यहाँ पे 90 डिग्री। यहाँ रखेंगे 2n - 1 लैम्डा अपॉन 2d इक्वल 1। सही है। अब यहाँ से आपको क्या निकालनी है पता है, n की वैल्यू निकाल। चलो 2d को उधर फेंको, 2d ये लैम्डा नीचे आ जाएगा, इधर क्या बचेगा 2n - 1, 1 भी उधर जाएगा। सॉल्व कर दिया तो ये जाएगा 2n इक्वल 2d अपॉन लैम्डा -1 इधर आएगा तो +1। सही है। ये 2 डिवाइड में आ जाएगा दोनों के, तो ये n इक्वल लिख सकते हैं 2d अपॉन इसके नीचे 2 लैम्डा प्लस 1/2। अरे 2 का यहाँ भी डिवाइड होगा, यहाँ भी होगा। सही है। इससे ये कट जाएगा तो n इक्वल आ जाएगा d लैम्डा अपॉन प्लस 1/2। अरे इसको ठीक है जी आप अरे ठीक है ना। अरे ऐसे तो करते ऐसे हैं, करते करते ये ठीक है हमें ऐसे तो लिखता नहीं है। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। अरे फिलहाल ये समझे यार, गाड़ी मुड़ जाती है आपकी। गाड़ी मुड़ गई। सुनो तो ये मतलब इतनी डार्क फ्रिंज ऊपर होंगी होंगे तो इतनी नीचे भी होंगी, होंगे। तो इसमें भी एक जोड़ेंगे यस नहीं। क्यों बीच में कोई तो जोड़ेंगे। सेंट्रल ब्राइट होता है, बीच में सिर्फ ब्राइट होता है, सेंटर डार्क नहीं होता है। जय है ना। तो टोटल क्या है तुम्हारे ये इसमें यार खत्म हो गया नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेस ऐड कर दो, मतलब 2 गुना कर दो इसका, तो ये हो जाएगा n इक्वल 2 d लैम्डा प्लस 1/2। ऐसे है। ये भी इंटीजर ही होना चाहिए, ये भी इंटीजर ही होना चाहिए, याद रखना। ठीक है। अच्छा ये नंबर भी इंटीजर ही हो। तो कर ले क्लियर है। तो अभी आप बैठ जाइए, हमें प्रोसेस करने दिए। हाँ हो गया अभी ठीक है। बैठ प्लीज हाँ तो आज का लेक्चर करते हैं यहीं पे खत्म। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। सर सोच दिया हमारा